नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं पर्यावरण अध्ययन का मॉडल पेपर 19 लेकर आया हूं, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो कंप्लीट देखें और आप कितने प्रश्नों के सही आंसर दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई, बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पर कहा गया है सुनामी का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ होता है। ऑप्शन है पहाड़ी क्षेत्रों में, तटवर्ती क्षेत्रों में, समुद्र के मध्यवर्ती क्षेत्र में, या फिर मैदानी भाग में। तो मेरे भाई ध्यान रखना, सुनामी एक प्राकृतिक आपदा होती है और सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। ध्यान रखना, सुनामी का सबसे अधिक प्रभाव होता है तटवर्ती क्षेत्रों में। इसलिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चलिए मेरे भाई प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर जरूर कमेंट करते जाएं। यहाँ पर कहा गया है ओडिशा का भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है मगरमच्छ संरक्षण हेतु, बाघ संरक्षण हेतु, हाथी संरक्षण हेतु, या फिर गिद्ध संरक्षण हेतु। पहला प्रश्न तो ये बन गया कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो ध्यान रखिए उड़ीसा में है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है, मगरमच्छ संरक्षण हेतु। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। आप सभी लोग बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल भाई, बहुत मजा आ रहा है क्लास में। चलिए यहाँ पर कहा गया है प्रश्न क्रमांक 3 में वर्तमान नगरीय समाज में संयुक्त परिवार की क्या दशा है। विस्तार हो रहा है, विघटन हो रहा है, लोकप्रियता बढ़ रही है, या फिर सुदृढ़ हो रहा है। तो मेरे भाई हम आजकल देख रहे हैं भैया, जो संयुक्त परिवार भैया इनका क्या है, विघटन हो रहा है। संयुक्त परिवार क्या है, एकल परिवार में बट रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं संयुक्त परिवार का वर्तमान में विघटन हो रहा है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पर कहा गया है कीटभक्षी पौधों के द्वारा कीटों के भक्षण करने का प्रमुख कारण क्या है। भैया कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं, ऐसे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं उनको कहा जाता है कीटभक्षी पौधे। तो भाई मेरे बताना है कि जो कीटभक्षी पौधे हैं आखिर कीटों का भक्षण करते क्यों हैं। तो मेरे भाई ध्यान रखना, कीटभक्षी पौधे ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर नाइट्रोजन नहीं होता है। अर्थात यह नाइट्रोजन तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिए जो नेपेंथेस है या घटपर्णी है, यह एक कीटभक्षी पौधा है जो कि भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। विजेंद्र सिंह संबंधित हैं क्रिकेट से, कबड्डी से, बॉक्सिंग से, या फिर हॉकी से। तो भाई मेरे जो विजेंद्र सिंह है यह है बॉक्सिंग अर्थात मुक्केबाजी से संबंधित हैं। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ। ध्यान रखिए भैया, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ये भी आप ध्यान रखना। और क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन है, तो इंग्लैंड है। ये सारे पॉइंट भाई मेरे आप ध्यान रखना। और किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 6 में कहा गया है भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। पिलानी, जयपुर, आगरा, या फिर दिल्ली। तो भाई मेरे प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ भारत में, पिलानी। भाई मेरे पिलानी कहाँ है, तो मेरे भाई पिलानी है राजस्थान में। ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है,
चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। और मेरे भाई क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? देखिए भैया, पेट्रोलियम से मोम तो प्राप्त होती है, ग्रीस भी प्राप्त होता है और डीजल प्राप्त होता है, लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना, पेट्रोलियम से कोयला प्राप्त नहीं होता। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। और यह जो क्वेश्चन है भैया, ये सारे क्वेश्चन भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे मैंने पहले बोल दिया था मॉडल पेपर पूरा देखना। यहां पर कहा गया है झील पर बर्फ जमने के बाद मछलियां जीवित रह लेती हैं, क्योंकि मेरे भाई आप लोगों ने देखा है मेरे भाई कि झील पर बर्फ जमी हुई होती है, फिर भी मछलियां जीवित कैसे रह लेती हैं? जल का घनत्व कम होता है, झील के जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है, बर्फ का घनत्व अधिक होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो भाई मेरे ऐसा इसलिए होता है, वास्तव में आपको दिखता है कि झील में भैया बर्फ जमा है, लेकिन ध्यान रखना यह बर्फ भैया ऊपर ऊपर जमी होती है, नीचे पानी होता है, क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है भैया जल से कम होता है। ठीक है, जल का घनत्व अधिक होता है, बर्फ का कम होता है, इसलिए क्या है, मछलियां पानी में जीवित रह सकती हैं। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अम्लीय धुआं, प्रकाश रासायनिक धुआं, औद्योगिक धुआं, या फिर सल्फर धुआं। तो मेरे भाई ध्यान रखना, ब्राउन एयर शब्द का जो प्रयोग है भाई ये किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए प्रयोग। ठीक है, जब प्रकाश रासायनिक धुआं की जो मात्रा भैया वायुमंडल में बढ़ जाती है तो व्यक्ति के आंख, कान और गले में क्या है, जलन और साथ साथ अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? बताएं भैया। इसमें क्या है, जो बारिश होती है भाई मेरे, उसकी क्रिया को दर्शाया गया है। तो भाई मेरे सबसे पहले क्या होता है, बाष्पन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बाष्पन के बाद क्या है भैया, संघनन होता है, और संघनन क्रिया के बाद क्या है मेरे भाई, बादल बनते हैं, और बादल बनने के बाद ही वर्षा होती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन ए के साथ। बाकी देखिए भैया यहां पर सबसे लास्ट में क्या है, बादल बनेंगे। भैया पहले बारिश होगी बाद में बादल, ऐसा नहीं मेरे भाई। ठीक है, पहले बादल बनता है उसके बाद ही बारिश होती है। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। और जो भी भैया आपका सिलेबस है उसी के अनुरूप मैंने यह मॉडल पेपर तैयार किया है। बहुत मेहनत कर रहा हूं भाई मैं आप लोगों के लिए, तो आपका कर्तव्य बनता है आप भी मेरा साथ दें, आप भी अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से करें, जिससे आपका वर्ग 3 में इस बार सिलेक्शन हो जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, यहां पर क्या कहा गया है, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। बताइए भैया जो गणगौर का त्योहार है कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, जो गणगौर का त्योहार भैया बहुत फेमस है, यह मनाया जाता है चैत महीने की शुक्ल पक्ष की तीज को। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन ए के साथ। भैया कहां मनाया जाता है? तो राजस्थान में मनाया जाता है, लेकिन अब क्या है भैया, राजस्थान के जो सीमावर्ती वाले क्षेत्र हैं एमपी से लगे हुए, वहां भी कुछ लोग ये मनाने लगे हैं। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? बताइए भैया इन 4 में से कौन सा जो प्रजाति विलुप्त हो चुकी है उसके लिए उत्तरदायी नहीं है? व्यापक नेच, बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित नेच, या फिर आनुवांशिक भिन्नता में कमी। ये कई बार भैया क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो मेरे भाई यहां पर करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, व्यापक नेच उत्तरदायी नहीं है विलुप्ति के लिए।
प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। ये पेडागोजी का भैया क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही शानदार लाजवाब। चलिए, यहां पर कहा गया है एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? बताएं मेरे भाई, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? सभी इसका आंसर कमेंट करें। सृजनात्मकता का विकास करना, बिल्कुल भैया, ठीक है, क्योंकि छात्र क्या करेंगे, ऐसे पशु का चुनाव करेंगे जो हमारे घर में नहीं रहते हैं, फिर वह उसी के हिसाब से रंग भरेंगे जिस हिसाब से पशु होते हैं। अर्थात इससे क्या है, सृजनात्मकता का विकास होगा, अवलोकन का भी विकास होगा, बिल्कुल, वर्गीकरण कौशल का विकास होगा, बिल्कुल भाई, डाटा संग्रह का विकास करना। तो मेरे भाई ये उद्देश्य नहीं है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए बी सी जो हमें दिया है ऑप्शन डी में, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन साथियों ने यहां पर ऑप्शन डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए गाइज, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, या फिर गृह कार्य पूर्ण करना। क्या बात है गाइस, बहुत अच्छे, सभी के यहाँ पर आंसर आ चुके हैं जो कि बिल्कुल करेक्ट हैं। बिल्कुल भाई, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना यह अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पर। इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा? प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक, परखास्ट, आर्मस्ट्रांग, या फिर वासवर्न? तो मेरे भाई, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक। बहुत अच्छे गाइस, सही आंसर दिया आप लोगों ने, वेरी गुड। चलिए भाई, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पर। उससे पहले आप अन्य ये भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्न में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, या फिर बिहार? तो मेरे भाई, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ जो उबला हुआ टेपियोका है, यह केरल में भैया सुबह के नाश्ते में खाया जाता है। यह वहां का भैया प्रिय भोजन है। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। भैया यहां पर क्या बोला गया है? पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। बताइए भैया, यदि आपको पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना है तो वनों का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो मेरे भाई 33% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 33%। यहां पर करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन डी के साथ। और पूछा जाए वर्तमान में कितना परसेंट है, तो भैया वर्तमान में लगभग 24.53% क्षेत्रफल वन है। ठीक है, और इसके साथ ध्यान रखें भैया, सबसे अधिक वन कहां पर है प्रतिशत के आधार पर? तो मिजोरम में। प्रतिशत के आधार पर मिजोरम में, क्षेत्रफल के आधार पर कहां है? मध्य प्रदेश में। और सबसे घने वन कहां पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में। ये भैया जितने भैया पॉइंट बताए हैं, यहां से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप इनको भी आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। और जितने साथी भी हमारी क्लास को देख रहे हैं भाई, सभी से रिक्वेस्ट है भाई, मेरे वीडियो को लाइक कर दो, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। और भैया शेयर भी करें जो भी आपके साथी हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। यहां पर कहा गया है किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है? विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन डी, या फिर विटामिन ए? तो मेरे भाई विटामिन ए की कमी से क्या होता है भैया? रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है भैया? रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? वेरी वेरी नामक रोग होता है। और विटामिन B6 की कमी से भैया एनीमिया रोग होता है मेरे भाई। तो जिन साथियों ने यहां पर ऑप्शन ए चुना है वो बिल्कुल सही है। ठीक है,
एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग में क्या भैया, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। चलिए, कली का प्रमुख भाग जो छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है वह क्या कहलाता है? एक क्वेश्चन भाई मेरे 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा गया है। बताएं आप लोग क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? स्त्री केसर, अंडाशय, बाह्यदल या फिर बीजांड? क्या बात है, सभी के यहाँ पर आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ साथी लेकर गलत आंसर भी दे रहे हैं। देखिए भाई, यहाँ पर जो लोग ऑप्शन सी दे रहे हैं आंसर वो बिल्कुल सही है। कली का प्रमुख भाग जो छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है वह बाह्यदल कहलाता है। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC, बताना इसका उपयोग भैया किस में किया जाता है? तो मेरे भाई इसका उपयोग होता है रेफ्रिजरेटर में। बहुत अच्छे गाइज, सभी के यहाँ पर आंसर आ भी चुके हैं। बहुत अच्छे, ध्यान रखना जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भैया, इससे क्या है, ओजोन परत को हानि हो रही है क्योंकि ओजोन परत का इससे क्षय हो रहा है। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। कुत्ता मछली का आवास बताना है भाई कहां पर है? नदी में नहीं भैया, तालाब में नहीं, झील में नहीं, बल्कि जो कुत्ता मछली भैया इसका आवास है समुद्र में। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन डी के साथ। जिन साथियों ने यहां पर ऑप्शन डी चुना है वो बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। और देखिए भाई, यदि आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट भैया आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो। ठीक है, यहां पर क्या कहा गया है, पर्यावरण शिक्षण को सुगम बनाने के लिए निम्न में से किस क्रियाकलाप को आप अधिक महत्व देंगे? बताएं मेरे भाई। तो भैया हम सभी जानते हैं पर्यावरण शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण होता है शैक्षिक भ्रमण, क्योंकि उससे क्या है, छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है ना। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, ये जो कुछ भैया पॉइंट होते हैं, यदि आपको पता है तो आप पॉइंट पकड़कर आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। यहां पर भाई मेरे कहा गया है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? बताएं मेरे भाई, पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाने की बात करना हो रही यहाँ पर, तो कौन सी युक्ति भैया सबसे उपयुक्त होगी? कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा, पोस्टर बनाना, या फिर बच्चों के पौधे के अपनाने और पोषित करने में मदद करना? तो मेरे भाई यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। यदि शिक्षिका बच्चों से कहेगी कि आप लोग एक पौधों को अपनाएं और उससे क्या है, पाल पोस कर बड़ा करें, तो बच्चों को एहसास होगा कि पौधों को क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं और एक अपनापन पौधे से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा भाई? ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। खालिस्तान को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। ध्यान रखना, विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने की बात यहां पर हो रही है। तो भैया विज्ञान में आप सभी जानते हैं प्रयोग भैया सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद भैया आते हैं प्रश्न क्रमांक 25 पर। ये आपके क्वेश्चन भैया अंतरिक्ष विज्ञान से लिया गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। चंद्रयान फर्स्ट, भारत का चंद्रमा पर पहला मिशन खालिस्तान को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। देखिए पहला प्रश्न भैया ये बन गया कि भारत का पहला चंद्रमा मिशन कौन सा था? तो ध्यान रखना चंद्रयान फर्स्ट था। ठीक है, जिसे श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। तो कब किया गया था भाई? 22 अक्टूबर 2008 को। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन ए के साथ। बाकी जो पॉइंट भैया बताए हैं वो भी आप याद रखेंगे। देखिए
भारत का चंद्रमा पर पहला मिशन कौन सा था? चंद्रयान फर्स्ट। पहला क्वेश्चन ए बन गया। जिसको कहां से? आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्थल से 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, चलिए भैया इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 26 पर। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन भैया, आपके सिलेबस में व्यायाम और योग भैया ये भी इंक्लूड हैं। तो बताना है भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 2014, 21 जून 2015, 21 जून 2016 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी साथी इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो जिन लोगों ने भैया यहां पर ऑप्शन सी आंसर दिया है, ऑप्शन बी, वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 21 जून 2015 को भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए भैया इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 27 पर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? आखेट, संग्रहण, व्यापार या फिर पशुपालन। तो मेरे भाई यहां पर जो आखेट है, संग्रहण है और पशुपालन है मेरे भाई, ये प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो यहां पर व्यापार की बात की गई भैया, ये प्राथमिक नहीं बल्कि है द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं। और आप सभी लोग भाई मेरे कितना स्कोर कर पाते हैं 30 में से, वो भी आप कमेंट करके अवश्य बताया करें। मैं आपसे हर वीडियो भैया बोलता हूं, लेकिन बताते बहुत कम लोग हैं। लेकिन मुझे क्या करना भैया, मेरा काम है आपको पढ़ाना, ठीक है, और कहना। मानना या ना मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? बताइए कौन सी टीम ने भैया अंटार्कटिका के ऊपर सबसे पहले ओजोन छिद्र का पता लगाया था? रूसी टीम ने, जर्मन टीम ने, अमेरिकन टीम ने या फिर ब्रिटिश टीम ने? तो भाई मेरे यहां पर राइट आंसर हमारा जाएगा ब्रिटिश टीम के साथ। ध्यान रखिए ओजोन दिवस भैया 16 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है O3। और ओजोन का निर्माण भैया, ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन से होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओजोन भैया समताप मंडल में पाई जाती है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या है? सही है बताना है। जो शिक्षक भैया बच्चों को दत्त कार्य देता है उससे संबंधित यहां पर 4 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सही है। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार नहीं मेरे भाई, आप दत्त कार्य मेरे भाई छात्र की क्षमता के अनुसार देंगे, ना कि उसके भाई बहन या माता पिता की क्षमता के अनुसार। तो ऑप्शन ए तो भैया हमारा क्रॉस हो गया। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और प्रग्रह कार्य के रूप में दत्त कार्य की आवश्यकता है, ऐसा जरूरी भैया नहीं है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है, ये किसने बोल दिया भाई मेरे? दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो मेरे भाई यहां पर जिन साथियों ने ऑप्शन डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे गाइड, वेरी गुड। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 30 पर आते हैं। और भाई मेरे यदि आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट रहता है या अन्य कोई समस्या भैया आपको यदि, ठीक है, किसी भी अन्य टॉपिक से लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में भाई मुझसे बता सकते हैं। ठीक है, मुझसे जितना हेल्प बनेगी मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। चलिए यहां पर क्या कहा गया है भाई मेरे, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। मेरे भाई मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, बच्चा जब भी गलती करता है तो शिक्षक को से ना मारना है, ना कोई दंड देना है, ठीक है, ना उससे कोई गलत बात कहना है, बल्कि हमेशा सकारात्मक आपको कार्य करना है। जैसे प्रधान अध्यापक की जानकारी में लाना। क्यों भैया, आप शिक्षक क्यों हो मेरे भाई?
खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिदिन पाबंद लगाना, भैया नेगेटिव कथन हो गया ना। फिर क्या है, उसकी अनियमितता को लिखित जानकारी माता पिता को देना, बिल्कुल भैया गलत बात है ये तो। बल्कि आपका काम क्या है, आप उसकी अनियमितता के कारणों का पता लगाएंगे कि भैया आखिर वह आप विद्यालय क्यों नहीं वो कार्य समय पर प्रस्तुत क्यों नहीं करता है, और जो भी बच्चे को समस्या रहेगी आप उसको दूर करेंगे। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस मॉडल पेपर में मैंने 30 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। उम्मीद है मेरे भाई आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास भाई कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आए वो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे भाई हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।